नमस्कार, आज है 5 अगस्त, दिन शुक्रवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे आपके अपने फेवरेट शो जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points. ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी। आरबीआई ने रेपो रेट आधा % बढ़ाकर 5.4% किया। एमपीसी का अकोमोडेटिव रुख वापस लेने पर जोर। आरबीआई को वित्त वर्ष 2023 में 6.7% महंगाई रहने का अनुमान। कम बारिश, फसलों की बुआई में दिक्कत और ग्लोबल कारणों से अनिश्चितता। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी मांगी आईएमएफ से मदद। नेपाल में भी दिक्कत, श्रीलंका डूबा हुआ है। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। पड़ोसी देशों का संकट क्या भारत के लिए भी बनेगा विकट? सुस्त कारोबार के बाद दिन की ऊंचाई से फिसला बाजार। निफ्टी 17,400 और सेंसेक्स 58,400 के पास सपाट बंद। एनर्जी, ऑटो और मेटल शेयरों ने बनाया दबाव। अगले 25 साल में कोटक बैंक, अल्ट्राटेक और डीमार्ट में मिलेगा जोरदार रिटर्न। खास पेशकश इंडिया @100 में मार्केट दिग्गज बसंत माहेश्वरी के निवेश मंत्र। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, देश देख रहा है लोकतंत्र की हत्या, 4 लोग कर रहे हैं तानाशाही। चीन अमेरिका में और बड़ी तनातनी। नैन्सी पेलोसी पर चीन ने लगाया प्रतिबंध। पेलोसी बोली, अमेरिकी अफसरों को ताइवान यात्रा से नहीं रोक सकता है चीन। तो ये थी सुर्खियां। अब जरा देख लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, खबरें किस तरह से आगे बढ़ रही थी, पूरा अपडेट। शुरुआत सुबह से। आज सुबह से ही कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की खबरें हर टेलीविजन चैनल पर छाई रही। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ किया है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। काले कपड़े पहनकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विजय चौक पर ही रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शशि थरूर, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता हिरासत में ले लिए गए। राहुल गांधी ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ सांसदों को घसीटा गया, मारपीट भी की गई। राहुल ने कहा कि देश में इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार सच को स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान संसद में भी महंगाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसे लेकर केंद्र सरकार ने बताया कि रेलवे की ओर से बीते 8 सालों में 3.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1,40,000 की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में लोगों को रोजगार देने के लिए भारतीय रेलवे का प्रमुख योगदान रहा है और इस वर्ष रेलवे की ओर से ही 18,000 नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा के हिस्से में रेलवे का बड़ा योगदान है। दोपहर के करीब एक और खबर हर टेलीविजन चैनल पर छा गई। खबर आई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली में पीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने राज्य के बकाया जीएसटी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब बंगाल में ममता सरकार के पूर्व मंत्री पर ईडी ने शिकंजा कसा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दिन दिल्ली में रहेंगी। इस दौरान वो कई विपक्षी नेताओं से भी मिल सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पहुंचते ही ममता बनर्जी ने पार्टी के सांसदों से भी मुलाकात की और संसद सत्र की पूरी जानकारी ली। उनके साथ ही 2024 आम चुनावों का रोड मैप भी चर्चा के केंद्र में रहा। पीएम से ममता बनर्जी की मुलाकात के ठीक बाद पश्चिम बंगाल की एक और खबर सुर्खियां बन गई। खबर आई कि शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी की कोलकाता में ईडी के विशेष अदालत में पेशी हुई है। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है।
ईडी की रिमांड की अवधि आज खत्म हो गई थी। सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी के वकील ने जमानत की अर्जी देते हुए कहा कि इस घोटाले में पूर्व मंत्री को बलि का बकरा बनाया गया है। वकील ने कहा कि पार्थ चटर्जी के खिलाफ रिश्वत लेने का कोई भी प्रमाण नहीं है, लिहाजा उन्हें जमानत दे दी जाए। दूसरी ओर ईडी के वकील ने कहा कि पार्थ से शिक्षक घोटाले में लंबी पूछताछ करनी है, लिहाजा उनकी हिरासत की अवधि और बढ़ाई जाए। इन खबरों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट से एक और खबर आई कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंग उड़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पतंग उड़ाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि ये सांस्कृतिक गतिविधि है और इसे धार्मिक गतिविधि से जोड़कर भी देखा जाता है। अदालत ने राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि चीनी मांझे के इस्तेमाल और बिक्री को लेकर एनजीटी के आदेश पर अमल सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और सरकारी वकील अनिल सोनी ने कहा कि पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य जुड़े हुए हैं। वहीं पूरे दिन कोरोना से जुड़ी खबरें भी छाई रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20,551 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 70 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21,595 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस 1,35,364 हो गए। इधर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में दिल्ली सहित कई राज्यों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। आईएमडी ने कहा है कि यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि 8, 9 और 10 अगस्त के बीच मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना जाहिर की है। इस दौरान लोगों को नदियों और नालों के किनारे जाने की सलाह दी गई है, न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही गैर जरूरी यात्रा से परहेज करने के लिए भी कहा गया है। चलिए, तो दिन भर का हाल आपने देख लिया, अब हमारी कवर स्टोरी। बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट का। इससे रेपो रेट 4.90% से बढ़कर हो गया है 5.40%। यानी होम लोन से लेकर ऑटो, पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है। आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने जीडीपी के अनुमान में किसी तरह के भी बदलाव का अनुमान नहीं जताया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान को 7.2% पर ही बरकरार रखा है। साथ ही शक्तिकांता दास ने यह भी कहा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आउटसोर्सिंग के नए नियम जल्द जारी किए जाएंगे। The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 3rd to 5th August and reviewed the macroeconomic situation and its outlook. The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. महंगाई रोकने का हथियार रेपो रेट फिर बढ़ा इस बार। क्या इससे थमेगी महंगाई या होम कार लोन चुकाने में जाएगी पाई पाई? दरअसल ये सवाल भी है और जवाब भी। आम जनता महंगाई से त्रस्त है। खाने पीने के साथ रोजमर्रा की चीजों के दाम बेलगाम हैं। इसे थामने की कोशिश सरकार भी कर रही है और आरबीआई भी, लेकिन कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी कर बढ़ती महंगाई को काबू करने की एक और कोशिश की है। दरअसल भारत ही नहीं, महंगाई ग्लोबल स्तर पर चिंता का सबब बना हुआ है। फिलहाल तो रेपो रेट 4.9% से बढ़कर 5.4% पर आ गया है। मौजूदा रेपो रेट अब कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि आरबीआई पहले ही कह चुका था कि वो धीरे धीरे अपने उदार रुख को वापस लेगा। ऐसे में अगर महंगाई काबू में नहीं आती है तो आरबीआई आगे भी रेपो रेट बढ़ा सकता है। फिलहाल तो आरबीआई के रेपो रेट में बढ़ोतरी से सीपीआई आधारित महंगाई में मामूली गिरावट जरूर आई है। अब रेपो रेट के बढ़ने से पड़ने वाले असर की भी बात करते हैं। इससे होम, कार, पर्सनल सहित सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी।
बीते 3 महीने की बात करें तो आरबीआई इस दौरान रेपो रेट में 1.40% की बढ़ोतरी कर चुका है, जिसके चलते होम लोन भी 0.25% से 1.25% तक महंगा हो चुका है। अब एक बार फिर से कर्ज में बढ़ोतरी होनी तय है। वहीं बैंक के डिपॉजिट पर ग्राहकों को मिलने वाले ब्याज के लिए भी बहुत हद तक रेपो रेट जिम्मेदार होता है। ऐसे में उम्मीद है कि बैंक एफडी सहित लंबी अवधि के डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज दर बढ़ सकती है। आरबीआई ने रेपो रेट भले ही बढ़ा दिया है, लेकिन उसने देश की इकोनॉमी को लेकर कुछ पॉजिटिव साइन भी दिए हैं। आरबीआई ने साफ किया है कि भारतीय बैंकों के पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। वहीं कारोबारी साल 2023 में रियल जीडीपी ग्रोथ को 7.2% पर बरकरार रखा है। आरबीआई ने इस दौरान महंगाई दर के भी 6.7% पर ही स्थिर रहने का अनुमान जताया है। यानी महंगाई कम हो सकती है, लेकिन एक स्थिर लेवल से ऊपर नहीं जाएगी। वहीं दूसरी आरबीआई की एक और चिंता ग्लोबल महंगाई है, जिसका असर देश की इकोनॉमी पर सीधा पड़ रहा है। लेकिन आरबीआई की कोशिश लगातार जारी है ताकि महंगाई को काबू में किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी बिजनेस संवाददाता ने आरबीआई गवर्नर से डिजिटल लेंडिंग पर सवाल पूछे तो उन्होंने क्या जवाब दिए, आइए सुनते हैं। सर, आपने पहले वाली पॉलिसी में भी कहा था कि जो डिजिटल लैंडिंग से जुड़ी हुई गाइडलाइंस है वो जल्द आ जाएगी, तो उसमें सर क्या जो वक्त लग रहा है, क्या आपने उसका जो पैमाना बढ़ा दिया, डोमेन काफ़ी बड़ा हो गया है उसका, इस वजह से जो देरी काफ़ी लग रही है उसमें? और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं सर, काफ़ी देश भर से ऐसी शिकायतें आ रही जो बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ी हुई, और लोगों का ये कहना होता है कि जो उनके अकाउंट से अलग अलग तरीके से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, लेकिन उसका जो समाधान है उसका वो नहीं कर पा रहे। पुलिस के पास भी जाते हैं तो पुलिस भी कई मौकों पे उनको मदद नहीं कर पाती है। इसी ज्यादातर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो सारे ज्यादातर मतलब मेजॉरिटी मैक्सिमम नंबर जो हो रहा है वो अनरेगुलेटेड एंटिटीज कर रहे हैं, जो कि आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं है, बिना लाइसेंस के वो अपने आप कर रहे हैं। और उसको चेक करने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरबीआई, हम सिर्फ जो हमारे आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज है, जो लाइसेंस्ड है, जिनको हमने लाइसेंस दिया है, परमिशन दिया है, उसको सिर्फ हम रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हमेशा हम अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट थ्रू और कैंपेन के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और बाकी जो आपने वो जो डिजिटल लेंडिंग के बारे में जो गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, मैंने अभी रिसेंटली भी एक बैंक ऑफ बड़ौदा के इवेंट में कहा था कि इट हैज टेकन मोर टाइम बिकॉज वी वांटेड टू स्टडी इट वेरी केयरफुली। अभी बहुत जल्द आ जाएगा, आपको ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। मॉनिटरी पॉलिसी में हम पिछले कुछ दिन बिजी रह गए, तो अभी वो आ जाना चाहिए। आरबीआई ने भारत की इकोनॉमी पर भरोसा जाहिर किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये बात हमारे पड़ोसी देशों पर लागू नहीं होती, जहां वैश्विक स्तर पर मंदी आने की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं हमारे पड़ोस में स्थित श्रीलंका, पाकिस्तान मंदी के दलदल में फंसकर कंगाल हो चुके हैं। दूसरी तरफ भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले नेपाल में भी वित्तीय हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश भी बढ़ती महंगाई और मुद्रा की गिरती वैल्यू के चलते आईएमएफ से मदद मांगने को मजबूर हो गया है। वहीं चीन का ध्यान अभी भी भले ही ताइवान पर है, लेकिन घर में वो भी संभावित इकोनॉमिक स्लोडाउन की चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पड़ोस में जारी इस हलचल का भारत पर कितना असर पड़ेगा। पड़ोसी देशों में जारी हलचल का थोड़ा ही सही, लेकिन भारत पर असर जरूर हो सकता है। हालांकि असर सीधे भारत की इकोनॉमी पर ना होकर पड़ोसी देशों में किए गए भारत के निवेश पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि संकट कुछ इस तरह का है। लेकिन क्या पड़ोसी देशों का संकट भारत की इकोनॉमी के लिए भी संकट ला सकता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत की जो अपनी घरेलू मजबूतियां हैं, उनके बलबूते पर भारत विश्व से अलग है, अपने पड़ोसियों से भी अलग है। और यहाँ पर इसीलिए सरकार बार बार कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। दरअसल हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनके मुकाबले भारत राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दुनिया भर की तरह भारत में भी महंगाई बढ़ती जरूर नजर आ रही है, लेकिन आरबीआई और सरकार इसे नियंत्रित करने में लगातार काम कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि भारत का हाल जो है वो श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह होने की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारी इकोनॉमी पड़ोसी देशों के मुकाबले काफ़ी मजबूत स्थिति में है
साथ ही रघुराम राजन के मुताबिक हमारे पास पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है। हमारा जो बाहरी कर्ज है वो काफ़ी कम है और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। और कोई इस तरह का आने वाला संकट यदि महंगाई को लेकर या ग्लोबल मंदी को लेकर कुछ आंशिक चिंताएं उभरती हैं तो उनका भी निराकरण करने की ताकत भारत रखता है। और आज इंडिया 360 में थोड़ा सा आपको विश्लेषित करके बताते हैं, उसका पूरा विश्लेषण आपको विस्तार से बताते हैं कि दरअसल हमारे पड़ोसी देशों में किस तरह की स्थिति है। एक एक करके आपको बताते हैं कि भारत जिन देशों से घिरा हुआ है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वहां पर आंतरिक स्थिति आर्थिक तौर पर क्या है और चिंताएं किस किस तरह की उभर रही हैं और वहां पर उसके कारण क्या रहे। सबसे पहले श्रीलंका के हालात आप देखते हैं, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग अब इस वक्त समझ भी गए होंगे कि श्रीलंका में स्थिति क्यों बिगड़ी है, लेकिन इसके बावजूद हम आपको एक छोटा सा रिकैप दिखा देते हैं। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था और वहां पर जो उसके बाद राजनयिक हालात हुए वो सब जानते हैं। 51 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है और इस कर्ज को भरने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मदद भी होनी चाहिए थी उससे भी इनकार कर दिया गया। तो श्रीलंका एक तरह से कंगाली की मुहाने पर खड़ा हो गया और हो भी गया। वहां पर राजनीतिक उठापटक भी बड़ी मुश्किल से हालात संभालने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं वहाँ आने वाले समय में किस तरह के हालात होते हैं, लेकिन पूरी तरह से चरमराई हुई स्थिति में श्रीलंका है। महंगाई दर आप देखिए 50% के पार पहुंची हुई है और ये सरप्राइज नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो आंतरिक स्थितियाँ हैं वो इस हद तक गिर चुकी हैं कि वहाँ पर महंगाई दर का 50% के पार पहुँचना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। तो श्रीलंका इस स्थिति में है। अब पाकिस्तान आ जाइए। पाकिस्तान आज की बात नहीं है, बीते 1-1.5 साल से वहां लगातार जो वहां की आर्थिक स्थिति है वो गर्त में जाती रही। बचाने वाला कोई नहीं था। वहां की जो आंतरिक नीतियां हैं उनको आप जिम्मेदार ठहराएं या वहां के हुक्मरानों की मंशाओं पर सवाल उठाएं, जो भी हो, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 10 अरब डॉलर तक गिर चुका है, बहुत कम आ चुका है वहां पर। पाकिस्तान इसीलिए अब कंगाली की कगार पर है। हाँ, IMF से थोड़ा सा इन्होंने कर्जा मांगने की कोशिश की थी। IMF ने अगले साल 4 अरब डॉलर देने का वादा भी किया है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है। कुल राजस्व का आप 40% देखेंगे तो सिर्फ ब्याज भरने में ही खर्च हो रहा है। अब जो कमाई हो रही है उसका 40% अगर आप ब्याज ही में दे रहे हैं तो फिर आप अपने लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने लोगों का पेट भरने के लिए क्या करेंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सरकारी संपत्ति बेचने पर मजबूर हुआ है पाकिस्तान। और सरकारी संपत्ति ये नहीं कि वहाँ की प्राइवेट एंटिटीज को दे रहा है, दुनिया की कोई भी एंटिटी आ जाए, पाकिस्तान को लिटरली कहा जा रहा था पाकिस्तान इज फॉर सेल। तो ये स्थिति वहां पर है पाकिस्तान में। कैसे बचाएंगे वहां के हुक्मरान, देखना होगा। हालांकि देश कोई भी हो, जनता कहीं की भी हो, एक बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में अगर आप देखें और जो समझदारी की बात कही जाती है, हमारे पड़ोसी में कोई भी हो वहां पर ऐसे हालात नहीं आने चाहिए। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में भी अगर आप देखें तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में कोई भी इसी तरह की कंगाल स्थिति आए, वहाँ वो देश टूट जाए या वहाँ की जनता को किसी तरह का संकट आए। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति खराब है। अगर आगे चले नेपाल में आपने देखा होगा, हमारा बहुत पुराना मित्र रहा है, बहुत अच्छे हमारे रिश्ते रहे हैं। समय समय पर वहाँ की जो इकोनॉमी को हमारी तरफ से जो मदद दी जानी चाहिए थी हमने की है। चीन की दखलंदाजी बढ़ने के बावजूद हमारे रिश्तों में उतनी खटास नहीं आई, और अगर आई भी तो उसको ठीक करने की कोशिश की गई। लेकिन वहाँ की जो आंतरिक स्थितियाँ हैं, ख़ास तौर से जो अनस्टेबल जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, उसके चलते वहाँ आर्थिक मोर्चे पर एक नया संकट खड़ा हो गया है। FY 21-22 के 11 महीनों में फॉरेक्स रिजर्व जो है आप देखिए 10% वहाँ भी घट गया है। तो वहाँ पर भी विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना और ये जो कोरोना की लहर आई और उसके बाद जो वैश्विक हालात बने हैं यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद, तो वहाँ पर इस छोटे देश के लिए संकट खड़ा हो गया है। तो नेपाल में स्थिति ठीक नहीं है। आयात में वृद्धि ने नेपाल की लुटिया डुबो दी है। लगातार इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट तो वैसे ही नहीं होता था, इंपोर्ट अलग से बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि वैश्विक मंदी में इंपोर्ट बिल कितने बढ़ गए हैं। उस स्थिति में ये छोटा सा देश क्या करेगा, बड़ा मुश्किल स्थिति यहाँ पर है। महंगाई पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा है। कैसे ये देश उभरेगा, ये सिर्फ नेपाल की चिंता नहीं है, देखिए भारत के लिए भी चिंता का सबब है।
कभी भी कोई भी एक स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चाहेगा कि उसके आसपास के जितने भी देश हैं वहां पर किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबका स्वस्थ रहना बहुत अच्छा है। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान से ही हैं, चाहे वो चीन से ही हैं, जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन पॉलिटिकल रूप से अनस्टेबल पाकिस्तान हो या चीन हो या नेपाल हो या श्रीलंका या बांग्लादेश, कोई भी हो, भारत कभी नहीं चाहेगा। बहरहाल बांग्लादेश की स्थिति आप देखिए बांग्लादेश के बारे में एक ज़माने में तारीफ की जाती थी कि क्या, और साउथ ईस्ट एशिया का अगर आप ये वाला रीजन देखें तो भारत के बाद सबसे सशक्त अगर कोई अर्थव्यवस्था थी तो श्रीलंका की कही जाती थी। खास तौर से वहाँ का जो टेक्सटाइल उद्योग है और वहाँ का जो वर्क फोर्स है और जो स्किल है वहाँ के लोगों के पास, उसने बांग्लादेश को बहुत कम समय में बहुत ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया था। लेकिन आज स्थिति वहाँ पर देखिए, बांग्लादेश का आयात बिल 40% तक बढ़ गया है। हालांकि वहां की सरकार बार बार कह रही है कि हम ठीक कर रहे हैं और कुछ मोर्चों पर यह लग भी रहा है कि वहां की सरकार शायद उबर जाएगी, लेकिन संकट वहां पर है। 5 महीनों में अगर आप देखेंगे आयात करने का जो विदेशी मुद्रा भंडार उनके पास सिर्फ 5 महीने का बचा हुआ है। भारत में अगर आप देखेंगे हम सब कुछ ठीक ठाक है, साल भर से ऊपर का बचा रहता है, लेकिन बांग्लादेश में सिर्फ 5 महीने का है। उतना बुरा नहीं है लेकिन संकट है। हालात बिगड़ने की वजह आयात पर ज्यादा खर्च और निर्यात कम होना है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। और आपने देखा होगा टेक्सटाइल उद्योग जो कमर कही जाती थी बांग्लादेश की, कोरोना की वजह से वो ठप पड़ गया और 70% से ऊपर जो डिपेंडेंसी थी टेक्सटाइल उद्योग पर थी। तो ऐसे में टेक्सटाइल का एक तरह से चरमराना पूरे के पूरे देश को एकदम संकट के मुहाने पर ला खड़ा कर चुका है। तो इसलिए बांग्लादेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। $4.5 अरब का कर्जा जो है IMF से मांगा है। तो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी अब IMF की शरण में है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो सबकी स्थिति खराब है। अब चीन एक ऐसा देश है जहां पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसके लिए आर्थिक कोई मंदी है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सेक्टोरली देखें, अगर आप कुछ सेक्टर्स देखें, खास तौर से वहां का जो रियल स्टेट है जिसका वहां की GDP में बहुत बड़ा योगदान है, वहां घोटाले की चपेट में आने के बाद पूरा बैंकिंग सिस्टम जो कोलैप्स हुआ और उसके बाद जो लोगों ने वहां पर अपनी EMIs देनी बंद कर दी हैं, 100 से ज़्यादा शहर हैं, 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ के जहाँ पर लोगों ने EMI देना ही बंद कर दिया। और आपने देखा होगा कि चीन के कुछ शहरों की सड़कों पर बुलडोज़र देखे गए, टैंक्स देखे गए, माफ़ कीजिएगा। तो ये टैंक्स जो हैं वो किसके द्योतक थे? वो थे क्रैकडाउन के द्योतक, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, इतना अनरेस्ट है। रियल एस्टेट धड़ाम हुआ, डाउन पेमेंट लोगों ने देना बंद कर दिया और ऐसे में वहाँ का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं ताइवान में अलग टेंशन चल रही है, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो स्थितियां खराब हुई हैं चीन पर, उसका भी असर पड़ रहा है। लेकिन चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है और इतनी स्टेबल इकोनॉमी है कि शायद वो संकट से पार कर जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा उस नज़रिए से देखें तो वहाँ पर ये सब कुछ ठीक ठाक है ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्थानीय सरकारों के रेवेन्यू में इसी वजह से, क्योंकि दबाव जो आ रहा है पूरा बैंकिंग सिस्टम का, वहाँ की स्थानीय सरकारों के रेवेन्यू में गिरावट आ रही है। तो कुल मिला के ये भारत के पड़ोसियों का एक तरफ से हमने 360 डिग्री एनालिसिस कर दिया, स्कैन कर दिया। अब जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो मंदी के दलदल में हमारे पड़ोसी हैं। अब नाम भी हमने आज रखा हुआ था और सुरेश गोयल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार हैं। गोयल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, गुड इवनिंग सर। आज का हमने जो टॉपिक रखा था वो यही रखा है कि अगल बगल मंदी का दलदल। तो अगर आप देखें जी, तो सब जगह स्थितियां ठीक नहीं हैं और कई बार कहा जाता है डोमिनोज इफेक्ट जिसे कहा जाता है। लेकिन आप भारत के पड़ोसी मुल्कों की जो ये स्थिति है, इसका कोई खतरा भारत पर देखते हैं सर क्या? देखिए, छोटी सी बात है कि अगर आप दलदल के बीच में रहते हैं तो दलदल से निकलने का कोई रास्ता आपके पास होना चाहिए, वरना आप भी दलदल में डूब जाते हैं। तो क्योंकि आपने मेटाफर इस्तेमाल किया दलदल का, तो मैं उसी मेटाफर से शुरू करता हूं। आपने जब रिसेंटली श्रीलंका में आर्थिक हालात काफी खराब हो गए थे, तो आपने ये भी सुना होगा कि श्रीलंका से काफी सारे रेफ्यूजीज वो रामेश्वरम में पहुंच गए थे और वहां पर उनकी खातिरदारी, उनकी केयर करनी पड़ी थी। अगर हमारे जो पड़ोसी देशों में मंदी के हालात ऐसे हो जाते हैं कि वहां पर लोगों की नौकरियां जाती हैं, उनको अपनी जीविका के लिए, अपने रहने सहने के लिए एक रेफ्यूजी बन जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है, तो आसपास के देशों से अगर उनको कहीं जाना है तो
एक सीधा सा रास्ता उनके लिए भारत बचता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या और भी कोई देश हो जिसकी भी बात करें आप। तो खतरा है, खतरा होगा और इसलिए हमको सावधान रहना होगा। जब हम कहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों की ग्रोथ में ही हमारी भी प्रॉस्पेरिटी शामिल है, तो वो खाली एक इट्स नॉट जस्ट एन एग्जाम्पल, इसमें एक सत्य है। दूसरी चीज, आपने रघुराम राजन का जिक्र किया कि भारत की इकोनॉमी के बारे में उन्होंने काफी कसीदे पढ़े। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी आर्थिक हालत भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड पर हो गई है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो पहले की असेसमेंट थी 6.2%, उसके बाद कम होकर के 5.8 रह गई है और हम भी एक तरह से असर देख रहे हैं जो ग्लोबल मंदी शुरू हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि हम भी कोई सेफ नहीं है। ठीक है, अभी हमारी जो ग्रोथ रेट रिस्पेक्टेबल नहीं तो बिल्कुल कम नहीं हुई है, हमें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरी चीज मैं, और ये आखिरी चीज होगी, मैं तो कहूंगा कि आर्थिक हालात के अलावा जो एक राजनीतिक हालात है हमारे चारों तरफ, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। राजनीतिक हालात खाली एक आर्थिक हालात से उत्पन्न नहीं हुए हैं। जो हमारे सिचुएशन है, आपने एग्जांपल दिया ताइवान का, आपने चाइना की बात करी, ये खाली मामला ताइवान का नहीं है। ये मामला है कि चीन और यूएसए एक दूसरे को कैसे देखते हैं और उनमें टकराव की जो एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उस टकराव में जो बाकी देश हैं इस एरिया के, वो क्या करेंगी। और इस टकराव में सबसे महत्वपूर्ण देश अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया और जापान को छोड़ करके और साउथ कोरिया को छोड़ करके, वो है भारत। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया एक तरह से यूएसए के साथ पे, भारत क्या करेगा। और आखिरी बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें भी एक किसी का साथ लेने के लिए मजबूर होना पड़े। जी, एब्सोल्युटली सर। अब इस पूरे जो आर्थिक रूप से तंगहाली के दलदल में हमारे पड़ोसी देश धंसे हुए हैं, अब उनको निकालने के लिए हर कोई भारत की तरफ जरूर देखता है। अब एग्जाम्पल हमारे दो तो हमारे सामने है। एक तो मालदीव का हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन हमारे दर्शक अच्छे तरह से जानते हैं कि श्रीलंका के साथ साथ मालदीव्स में किस तरह से वहां पर आर्थिक संकट गहरा रहा था और वहां पर अनाज, दवाइयां, डॉलर्स हमने वहां पाट दिया। और क्या कमाल के शब्दों का इस्तेमाल किया था इन दोनों देशों ने भारत के लिए। और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने तो संसद में जो अपना पहला संबोधन दिया, उसमें कहा कि भाई भारत ने श्रीलंका को जीवन दान दे दिया। तो कुल मिला के ये देश जो है, जब इन देशों में संकट आता है तो भारत का न सिर्फ भूमिका बढ़ जाती है बल्कि भारत से अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। यही हाल नेपाल का भी होगा, बांग्लादेश का भी होगा। कल के दिन खुदा ना खास्ता वहां पर अगर स्थितियां गंभीर होती हैं, कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ भी देख रहे होंगे कि किसी तरह से कुछ द्वार खुलें मदद के भारत की ओर से। तो ये जो अपेक्षाएं हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, आरबीआई उनसे जूझ रहा है, सरकार उनसे जूझ रही है। इन परिस्थितियों में भारत के लिए दूसरे की मदद करना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? दबाव हमारे पर और ज्यादा आएगा सर? दबाव आएगा। हमको चूज करना है कि जिस हम एक कॉन्टेक्स्ट में, जो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हैं हम, तो हमारे लिए क्या बेहतर है, उनकी मदद करना ताकि एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, या उनको बिल्कुल अपने हालात पर छोड़ देना और जब प्रॉब्लम बढ़ जाए और वो प्रॉब्लम हमारे दरवाजे के अंदर घुस करके आ जाए तब उसको झेलना। मेरे ख्याल है जो पहला ऑप्शन है कि एक ह्यूमैनिटेरियन मदद करके ताकि ये प्रॉब्लम हमसे थोड़ी परे रहे, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। दबाव बढ़ेगा, हमारी मजबूरियां होंगी, लेकिन कई बार मजबूरी में अपनी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए ये करना भी पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो कुल मिलाकर इन पड़ोसी देशों में अब आगे हालात किस तरह के रहते हैं, उस पर भारत लगातार नजर तो बनाए हुए है ही, साथ ही साथ हम अपनी तरफ से उसमें क्या भूमिका अपनी देखते हैं, इस पर भी हमारी सरकार कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से होमवर्क भी कर रही होगी। बहरहाल
क्योंकि इस पूरी चर्चा के दौरान हमने अपनी आंतरिक स्थितियों का भी जिक्र किया, खासतौर से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर, मंदी की जो चारों तरफ आशंकाएं हैं उनके मोर्चे पर जो हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई का अगर कोई नेतृत्व इस वक्त कर रहा है तो वो आरबीआई कर रहा है। और आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार ऊपरी स्तर से फिसला और आखिरी घंटे में फ्लैट बंद हुआ। जी हाँ, बात बाजार की कर रहे हैं हम। आज के कारोबार में बैंकिंग और आईटी शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिली, जबकि ऑटो, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में दबाव रहा। वहीं मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 89 अंक चढ़कर 58,400 के पास बंद हुआ। निफ्टी 15 अंकों की तेजी के साथ 17,397 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 165 अंकों की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशल गुप्ता। ओवर टू यू कुशल। जी, तो इस हफ्ते हमने देखा कि बाजारों में एक शानदार तेजी का माहौल आता हुआ नजर आया और 17,500 के ऑलमोस्ट करीब हम पहुंचते हुए नजर आए। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर 17,400 के आसपास की जो लेवल्स क्लोजिंग देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 1.5% तक की तेजी पूरे हफ्ते में निफ्टी में बनती हुई नजर आई और निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 1.2% के गेन्स आ रहे थे। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस में भी काफ़ी अच्छा उछाल था। इनफैक्ट छोटे मझोले शेयरों में काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने को मिली। IT स्पेस लीड करता हुआ नजर आया, लगभग 3% तक की तेजी रही। इनफैक्ट एनर्जी स्पेस और ऑटो स्पेस ने भी बाजी मारी 2% के गेन्स के साथ पूरे इंडेक्स लेवल पर गिरावट कहाँ थी? रियल्टी स्पेस 3% तक की गिरावट यहाँ पर पूरे हफ्ते में आती हुई नजर आई और निफ्टी में जो चढ़ने वाले शेयर थे उसमें ऑटो स्पेस से M&M लीड करता हुआ नजर आया 6% के गेन्स के साथ। यही नहीं, JSW स्टील, सिप्ला जैसे स्टॉक्स भी अच्छी तेजी में रहे और इन्फोसिस 1600 के पार जाता हुआ दिखा इस हफ्ते। गिरावट का रुझान ब्रिटानिया खराब नंबर्स के बाद 5.5% तक की गिरावट आई थी। टाटा कंज्यूमर, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव इस हफ्ते रहा। टॉप गेनर्स में स्पाइस जेट शानदार तेजी आज भी बनी और अगर आप पूरे हफ्ते में देखेंगे तो 30% के गेन्स यहां पर बनते हुए दिखे और नज़ारा टेक्नोलॉजीज यहां पर भी 28% के गेन्स आते हुए नजर आए क्योंकि नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। गिरावट बलरामपुर चीनी, अगेन नंबर्स का खराब रिएक्शन आया पूरे हफ्ते में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इंडस टावर पर भी 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो मिड कैप IT इंडेक्स का भी अच्छा प्रदर्शन रहा पूरे हफ्ते में और ऑटो स्पेस भी पीछे नहीं था, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनी। मेटल एक और ऐसा तबका था जो इस हफ्ते थोड़ा एक्टिव होता हुआ नजर आया और APL अपोलो टॉप गेनर निकल कर आ रहा था। एनर्जी स्पेस से टाटा पावर ने अच्छी दौड़ लगाई, 4.5% के गेन्स यहाँ पर क्लॉक इन किए गए। पर गिरावट का रुझान जो मैं बता रहा था, रियल्टी इंडेक्स 3% तक की गिरावट इंडेक्स लेवल पर हुई, वहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज टॉप लूजर बना 9% की गिरावट के साथ। तो ओवरऑल जिस तरह के मार्केट की ब्रेड थी वो काफ़ी अच्छी रही थी इस हफ्ते, बट अगले हफ्ते किस तरह का बाजार का मूड माहौल रहेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। शुक्रिया कुशल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और जरा अमेरिकी बाजारों के हाल पर एक नज़र डाल देते हैं। अमेरिका में वहाँ पर किस तरह का कारोबार चल रहा है तो आप देखिएगा, सुस्त शुरुआत दिखाई दे रही है अमेरिकी बाजारों में। 32,689 के स्तर पर फिलहाल डाउ जोन्स कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह से लाल निशान में 40 अंकों की गिरावट के साथ 12,680 के स्तर पर फिलहाल नैस्डैक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह की सुस्त शुरुआत जो है वो S&P में भी दिखाई दे रही है 4,137 के लेवल पर। तीनों इंडाइसेस लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिकी बाजारों में। पचहत्तर साल के मजबूत हिंदुस्तान की इकोनॉमी और अगले 25 साल में कैसी रहेगी देश की आर्थिक सेहत, इस पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने बात की BM वेल्थ एडवाइजर के को फाउंडर एंड पार्टनर बसंत माहेश्वरी जी से। आइए सुनते हैं। कई बार लोग ये सोचते कि मैं 25 साल के लिए कुछ ऐसा लेके भूल जाऊं, होता है ना कि मुझे मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेना है, तो बसंत जी को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ एक स्टॉक खरीदना हो 25 साल के लिए तो 25 साल के लिए अगर लेना हो तो मैं बोलूँगा रिकमेंडेशन है कोटक बैंक। अच्छा, 25 साल एग्जिस्ट करेगा। रिस्क मैनेजमेंट, इंडिया में जितने स्कैम हुए मुझे नहीं लगता कोटक बैंक किसी स्कैम में फंसा होगा अभी तक। करेक्ट। फॉरेन एक्सचेंज हो, क्रेडिट कार्ड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर आपको कोटक ने लोन दे दिया, मतलब आप अच्छा, मतलब आपको जरूरत नहीं है लोन की तो कोटक लोन देगा। और दूसरा अगर आपको लेना है तो अल्ट्राटेक आप देख सकते हैं, बिकॉज बहुत ही बेसिक रॉ मटेरियल है जो जिंदा रहेगा 25 साल तक। और तीसरा अगर आपको कंज्यूमर रिटेलिंग देखना हो तो डीमार्ट आप देख लें, वो भी रहेगा, बट प्रोफेशनल है। बट ये तीन बहुत नॉर्मलाइज रिटर्न देंगे। लेकिन अगर आपका 25 ईयर व्यू है
हाँ, नॉर्मल रिटर्न भी एबनॉर्मल हो जाता है। 25 साल तक रखोगे तो एबनॉर्मल 3 लाख का निफ्टी हो रहा है तो कोटक, डीमार्ट, अल्ट्राटेक जी। इंटरेस्टिंग, चलिए बहुत बढ़िया। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पीएनजी यानी कि पाइप से आने वाली रसोई गैस महंगी हो गई है। पीएनजी के लिए अब लोगों को ₹2.63 प्रति यूनिट ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। बढ़त के बाद दिल्ली में पीएनजी के भाव ₹50 प्रति SCM के पार पहुंच चुके हैं। इस फेस्टिव सीजन अगर आप डिस्काउंट की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको झटका लग सकता है, क्योंकि देश में बढ़ती महंगाई की वजह से दुकानदार इस सीजन डिस्काउंट देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, मेटल की दुनिया में प्राइस हाइक, इन्हीं सब वजहों से इस साल त्योहारों का सीजन आपकी जेब पर महंगा पड़ने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं जल्द ही आने वाले त्योहार राखी से। दुकानें मिठाई और गिफ्ट हैम्पर से सज चुकी हैं, लेकिन दूध के बढ़े हुए दाम से लेकर लेबर कॉस्ट जेब पर बीते साल के मुकाबले इस साल 5 से 10% अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यही नहीं, राखी के बाद जन्माष्टमी हो या नवरात्रि, कन्हैया और देवी दुर्गा को भोग चढ़ाना इस साल महंगा पड़ सकता है। मिल्क की मिठाई तो महंगी होगी, दूध के भाव बढ़ गए हैं, नमकीन भी ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ द GST उसका बढ़ गया है। लेकिन महंगाई की मार यही नहीं थमेगी। इसके बाद आने वाले दिवाली दशहरे के शॉपिंग सीजन के लिए लक्ष्मी माँ आपकी अग्नि परीक्षा ले सकती है। दरअसल इस सीजन बीते साल के मुकाबले हाई एंड टीवी 5 से 10% महंगे मिल सकते हैं, AC 5 से 7%, फ्रिज 10 से 15%, वॉशिंग मशीन 10 से 12%, लैपटॉप 7 से 8%, स्मार्टफोन 5 से 7% और किचन अप्लायंसेस 5 से 8% महंगे हो सकते हैं। महंगाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फोन का बेसिक मॉडल जो बीते साल 8,000 रुपए में मिलता था, वही अब 12,000 के लगभग हो गया है। जहाँ तक कीमतों का सवाल है, ऑलरेडी कीमतें काफी बढ़ी हुई है, क्योंकि डॉलर प्राइस बढ़ा हुआ है और इनपुट कॉस्ट भी काफी बढ़ गई है। बढ़े हुए दामों के पीछे कई वजह हैं। मसलन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट का बढ़ना, लेबर महंगी होना, स्टील, कॉपर और कई मेटल के दाम बढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय चिप संकट, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी। बाजार में एक दिक्कत डिमांड की भी है। जानकारों की माने तो इसी साल मई के मुकाबले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग जून में 24% के आसपास गिरी है। इसी वजह से कई ब्रांड्स अपने फेस्टिव सीजन वाले नए लॉन्चेस की तारीख आगे खिसका रहे हैं। यानी डिस्काउंट के अलावा इस साल त्योहारों के सीजन में नए मॉडल भी बाजार में कम दिख सकते हैं। लॉन्चेस हो रही हैं, 20,000 से ऊपर तो हम देख ही रहे हैं, काफ़ी लॉन्चेस हो रही हैं, लेकिन मास मार्केट जो 70% प्लस अभी भी मार्केट है 20,000 से नीचे, वहाँ 10,000 से नीचे थोड़ी लॉन्चेस कम है बिकॉज इनपुट कॉस्ट काफ़ी हाई है। अच्छी बात यह है कि पुराने स्टॉक क्लियर करने के लिए कुछ ब्रांड्स अच्छी सेल्स के ऑफर भी कर सकते हैं और दाल, खाने का तेल, चावल, आटा जैसी बुनियादी चीजों के बढ़ते दामों पर अंकुश से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। MP यानी मध्य प्रदेश गजब है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। एक बार फिर MP में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। पंचायत चुनाव के बाद महिला पंच और सरपंचों को शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन शपथ महिलाओं की बजाय उनके पति, पिता या देवर ने ली। जिसमें मेरी पंचायत के सभी गांवों का विकास हो। मध्य प्रदेश के सागर में ग्राम पंचायत जेसी नगर के ये हैं चुने हुए प्रतिनिधि। इनमें से कोई सरपंच है, कोई उप सरपंच है और कोई पंच।
हिरासत रहूंगा, इन्हें अपने पद की शपथ दिलाई जा रही है। कि मैं जाति, गरीब एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी लोग शपथ ले रहे हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। वो किसी और के बदले में शपथ ले रहे हैं। पंचायत क्षेत्र में सरपंच, उप सरपंच, पंच, जेसी नगर ग्राम पंचायत में 21 सदस्य चुने गए थे। इनमें से 10 महिलाएं पंच निर्वाचित हुई। मध्य प्रदेश पंचायत राज, लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान 10 में से सिर्फ 3 महिलाएं ही मौजूद थी। सबसे निवेदन है कि आप लोग शपथ को जो महिलाएं नहीं आई उनके बदले किसी के देवर ने शपथ ली तो किसी के पिता या पति ने। 2 महिला पंच के पतियों ने शपथ ली, 1 महिला के देवर ने और 1 महिला पंच के पिता ने शपथ ली। भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि चुने हुए प्रतिनिधि की जगह कोई और शपथ ले, पद ग्रहण कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। हमारी सरपंच साहब, उप सरपंच साहब से जो सलाह हुई है कि जो महिलाएं और जो हमारे जो पंच रह गए हैं उनको फिर दोबारा उस शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, उसका सम्मान उनको शपथ दिलाई जाएगी। सिर्फ सागर जिले की कहानी नहीं है। एमपी में दमोह में भी महिला पंचों की जगह उनके पतियों ने शपथ ली। गैसाबाद पंचायत में भी 11 महिला पंच चुनी गई थी, लेकिन जब शपथ लेने की बारी आई तो महिलाएं नदारद रहीं। उनके बदले गांव के सचिव ने उनके पतियों को माइक पर बुलाकर शपथ दिला दी। हालांकि मामला जब आला अधिकारियों तक पहुंचा तो पंचों को फिर से शपथ दिलाई गई। ये मामला संज्ञान में आया है। हटा जनपद में गैसाबाद ग्राम पंचायत में शपथ होनी थी, तो वहाँ इस तरह का नियम विरुद्ध काम हुआ है। सीओ जनपद को बताया गया था, तो उन्होंने तत्काल उसको निर्देश देते हुए सही तरीके से शपथ संपादित करवाई गई है। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उनको शपथ दिलवाई गई है और हमने सीओ जनपद से विस्तृत रिपोर्ट इसकी मांगी है। रिपोर्ट आते ही सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, लेकिन लोग इसका बेजा फायदा उठाने लगे हैं। अक्सर देखने में आता है कि महिलाओं का सिर्फ नाम होता है, लेकिन चुनाव तो घर के मर्द लड़ रहे होते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी महिला पंच की जगह फैसले भी मर्द ही लेते हैं और अब तो हद ही हो गई है। शपथ भी महिला पंच के पति या पिता लेने लगे हैं। ये लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कांग्रेस ने आज देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अभियान चलाया। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में देश भर से पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। काले कपड़े पहनकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। कांग्रेस के प्रदर्शन का पूरा असर कैसा रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने आज जबरदस्त अंदाज में हल्ला बोला। दिल्ली पार्टी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूब जोश देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही माहौल बनाने में लग गए थे। कभी पोस्टर लेकर हवा में लहरा रहे थे तो कभी बैरिकेड पर चढ़कर दमखम दिखा रहे थे। महंगाई कितनी ज्यादा है ये दिखाने के लिए पार्टी की महिला कार्यकर्ता सड़क पर सब्जी बना रही थी। अब भला कोई इनसे सवाल पूछे कि कौन सी सब्जी में साबुत टमाटर डाल दिया जाता है, जाहिर सी बात है प्रदर्शन के टेंशन में भला कौन इन सब बातों पर ध्यान देता है। सड़कों पर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तभी राहुल गांधी की एंट्री हुई। राहुल गांधी फॉर्म में थे। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो 70 साल में बनाया वो 8 साल में खत्म हो गया। अब बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सधे अंदाज में हमला बोला। नेशनल हेराल्ड मामले पर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पिछले कई दिनों से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन महंगाई की आड़ लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने भी ईडी की कार्रवाई को सही बता दिया। महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कई शहरों में देखने को मिला। राहुल गांधी जब विरोध मार्च कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यानी कुल मिलाकर कहें तो ईडी से शुरू हुई लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां और चौकस हो गई हैं। दुश्मन की किसी भी नापाक साजिश का पलक झपकते ही जवाब देने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। देश के अंदर और बाहर से संभावित खतरों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। देश भर की अहम जगहों के साथ राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है। देखिए सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन 15 अगस्त पर यह रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी, जमीन पर पड़े घायल। मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड। घायलों को अस्पताल पहुंचाने की हड़बड़ी और स्नाइपर्स की तैनाती। पहली नजर में ये किसी आतंकी हमले के बाद की तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल की थी। दरअसल आजादी के जश्न के रंग में भंग न पड़ जाए, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियां परख रही हैं, जिसकी शुरुआत सबसे व्यस्त रहने वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हुई। आतंकी हमला हुआ तो पुलिस के जवानों का रिस्पांस टाइम कितना होगा, हमलों का सामना करने के लिए पुलिस कितनी तैयार है, इसे जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान बाकायदा पीसीआर पर कॉल चली, जिसमें बताया गया कि रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है, कुछ लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। ठीक वैसे ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया जैसा किसी आतंकी हमले के बाद होता है। बम को डिफ्यूज किया गया, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया और हमलावरों का मुकाबला करने की तैयारी की गई। कुछ इसी तरह की ड्रिल लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में भी की गई। बाकायदा पीसीआर कॉल की गई कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर बम ब्लास्ट हो गया है, कुछ लोग घायल हो गए हैं। यहाँ भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और जरूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। 15 अगस्त का मुख्य समारोह लाल किले पर होता है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, इसलिए इस इलाके में पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली समेत देश के अहम ठिकानों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हर अहम जगह की निगहबानी की जा रही है। दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का पलक झपकते ही जवाब देने की तैयारी की गई है। राजधानी दिल्ली और लाल किले की सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है, ताकि देश की आन बान और शान में कोई गुस्ताखी न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।